लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मेमोरेंडम। एक मेमोरेंडम होता है और दूसरा क्या होता है? आर्टिकल। मेमोरेंडम कंपनी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है और आर्टिकल कंपनी का सेकंड डॉक्यूमेंट होता है। अगर कंपनी का ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। टोटल कितने क्लॉजेस होते हैं? टोटल कितने क्लॉजेस होते हैं? थोड़ा खाया पिया करो, जरा जोर से बोलो। सिक्स्थ क्लॉज कौन सा है? चलो, सबसे पहला क्लॉज क्या होता है? नेम क्लॉज। सेकंड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का एक और नाम होता है सिचुएशन क्लॉज। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट लाइबिलिटी क्लॉज। अब उसके ऑल्टरेशन की बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। क्या नाम बदला जा सकता है कंपनी का? हाँ। क्या ऑब्जेक्ट बदला जा सकता है? हाँ। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस बदल सकते हैं? बिल्कुल हाँ। कैपिटल बदल सकते हैं? हाँ। लाइबिलिटी बदल सकते हैं? हाँ। अब मुझे बताओ, क्या सब्सक्रिप्शन क्लॉज बदल सकते हैं? नहीं। क्या रीजन है? रीजन बताओ मुझे। सब्सक्राइबर के नाम लिखे, उसमें लिखा है कि भैया फर्स्ट टाइम किसने कंपनी में पैसे लगाए, अब वो बदल थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन कैपिटल बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, सारी चीजें। हमने अपनी लास्ट क्लास में जो डिटेल पढ़ा था दैट वाज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना। ठीक है। देन हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी चेंज करना सीखा। ठीक है। एब्सेंट थे तुम लोग सारे बच्चे। ठीक, तुम लोग अपनी लास्ट क्लास में नेम क्लॉज सुनकर गए थे, है ना? तो चलो, लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट और अपन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करना सीख चुके। अब कैपिटल और लाइबिलिटी क्लॉज की बात करें तो ऑलमोस्ट हम सब चीज पढ़ चुके। तो एक बार शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, तो समझिए। अगर नाम आपको बदलना है, अगर आपको नाम बदलना है तो बच्चों सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन तो हमेशा पास होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर रेजोल्यूशन नहीं पास करें तो आगे शोल्डर तक बात कैसे बढ़ेगी? पहली पहल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। चलो, सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा क्या था? गवर्नमेंट थी, तीन लोगों से परमिशन लेने का। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन होगा, देन शेयर होल्डर रेजोल्यूशन होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, तीसरा गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। ठीक है। चलिए, अब हम चेंज कर रहे हैं क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस में भी सिचुएशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम लेबर चौक रानीताल में बैठे, यहाँ से मैं आधारताल जा रही हूँ। थोड़ा मुझे मेमोरेंडम बताओ, मेमोरेंडम का जो सिचुएशन क्लॉज होता है उसमें क्या लिखा रहता है? स्टेट लिखा होता है। मेरे मेमोरेंडम में आईटेक्स कंपनी को लेकर कौन सा स्टेट लिखा होगा? एमपी। मैंने रानीताल से आधारताल मैंने शिफ्ट किया, क्या मेमोरेंडम चेंज होगा? नहीं होगा। चलो, आउटसाइड द लोकल लिमिट बट द सेम आरओसी। मैंने क्या किया? लोकल लिमिट से बाहर गई, मैं जबलपुर से बाहर जाती हूँ, जबलपुर से मैं इंदौर जाती हूँ, मुझे बताओ मेमोरेंडम चेंज होगा क्या? जबलपुर से इंदौर जाती हूँ, मेमोरेंडम में तो पहले भी मध्य प्रदेश लिखा था और अब मध्य प्रदेश, क्या मेमोरेंडम चेंज होगा? नहीं। नेक्स्ट, आउटसाइड द लोकल लिमिट, लेकिन उन्होंने कहा भैया एक आरओसी से आप दूसरे आरओसी जा रहे, मतलब मान लो मैं महाराष्ट्र की कंपनी हूँ, एक पुणे आरओसी होता है महाराष्ट्र में और दूसरा मुंबई। मैं पहले पुणे बेस्ड कंपनी थी, मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, मुंबई जाकर चेंज चली जाती हूँ, तो मुझे बताओ क्या मेरा आरओसी बदला है? आरओसी बदला, लेकिन क्या मेरा मेमोरेंडम बदला? मेमोरेंडम बदला। पहले भी तो महाराष्ट्र लिखा था, पहले मैं पुणे में थी, मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, अभी एमपी की कंपनी नहीं हूँ, अब मैं महाराष्ट्र की कंपनी हूँ। पहले मैं पुणे में थी, एड्रेस चेंज करके कहाँ पहुंच गई? मुंबई। मेरे मेमोरेंडम में जब मैं पुणे में थी तो क्या लिखा था? महाराष्ट्र। मुंबई गई तो क्या था? महाराष्ट्र। क्या मेमोरेंडम चेंज हुआ? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, आपको देखना पड़ेगा कि कब आपका मेमोरेंडम चेंज हुआ। मान लो अब मैं वापस से जबलपुर की कंपनी हूँ, वापस एग्जाम्पल क्या है? जबलपुर की कंपनी। जबलपुर में मेरा मेमोरेंडम में कौन सा स्टेट लिखा होगा? मध्य प्रदेश। अब मैं जाती हूँ पुणे, कहाँ जा रही हूँ बच्चों? पुणे। क्या मेमोरेंडम चेंज हुआ? चेंज हुआ। बात समझ में आ गई? चेंज हुआ। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जाएंगे तो मेमोरेंडम, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की कितनी सिचुएशन है टोटल? चार। पहली क्या? विद इन लोकल लिमिट। दूसरा, आउटसाइड लोकल लिमिट, लेकिन आरओसी तो सेम। लेकिन आप लोकल लिमिट से तो बाहर जा रहे हो, लेकिन आरओसी भी आपका क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन स्टेट आपका बदल नहीं रहा है। या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करते हो तो आपका आरओसी भी बदलता है और आपका स्टेट भी बदलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किस किस की परमिशन लगेगी, रानीताल से, यहाँ रानीताल से बस मैं कहा जा रही हूँ? आधारताल जा रही हूँ, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। शोल्डर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, शोल्डर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं जबलपुर से इंदौर जा रही हूँ तो उन्होंने कहा बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होगा और साथ में क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगा। चलिए,
अब तीसरा केस क्या बोलता है, तीसरा केस बोल रहा है पुणे से मुंबई, पुणे बेस्ड कंपनी थी, कहां जा रही हूँ, मुंबई। मेरा मेमोरेंडम तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्टेट तो मेरा सेम है, लेकिन मेरा आरओसी बदला, आरओसी बदला तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, दूसरा क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन, और तीसरा क्या है रीजनल डायरेक्टर। सारे आरओसी की ऊपर की अथॉरिटी कौन सी होती है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। तो भैया किसकी परमिशन लगेगी, तीन लोग की परमिशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और क्या, आरडी। बात समझ में आ गई। चलिए वापस विद इन लोकल लिमिट तो किसकी, जबलपुर से इंदौर गई तो बोर्ड और स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन आरओसी बदल गया, तो आरओसी बदल गया तो किसके पास जाऊंगी, आरडी के पास जाऊंगी। अब स्टेट भी बदल गया, इन्होंने बोला भैया बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, यस और नो, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। तीसरा इन्होंने कहा स्टेट, दो स्टेट भैया आपस में लड़ भिड़ेंगे, एमपी गवर्नमेंट बोलेगा भैया हमारे पास रेवेन्यू आता था अच्छा खासा पहले, अब भैया किसके पास आ रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। तो इन्होंने कहा भैया तुम तो सीजी की परमिशन लो। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये सारी चीजें हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करवाया, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या चेंज हो सकता है, हाँ फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ रहे ऑब्जेक्ट क्लॉज, कौन सा, अल्ट्रा वायरस, ये सब पढ़ रहे कि भैया मेरे ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, एशबरी वाला भी तो पढ़ा था अपन ने। ये सारी एग्जाम्पल्स है कि भैया हम अच्छा खासा हमारा जो मेमोरेंडम लिखा है वही काम कर सकते हैं। मैंने मेरे एग्जाम्पल बोला भैया मैं कॉमर्स का काम कर सकती हूँ, लेकिन मैंने साइंस के भी स्टूडेंट्स इंसर्ट कर लिए, क्या कर सकती हूँ, हाँ ऑल्टर करो। ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट अब क्या बढ़ रहे, कैपिटल क्लॉज। चलिए कैपिटल क्लॉज अब हम देखेंगे, यहां तक की चीजें हमने देख ली थी लास्ट क्लास में, क्लैरिटी है बच्चों, और विथ प्रोसेस देखी थी। ऑब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेम पढ़ चुके हैं, नेम के बाद क्या पढ़ा हमने, सीक्वेंस फॉलो करना है, नेम फिर सिचुएशन फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है लाइबिलिटी। चलिए लाइबिलिटी क्लॉज में कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय shares, company limited by guarantee, having share capital, not having share capital, company unlimited, having, not having, याद आ रहा है। चलो साफ इन्होंने बोला भैया क्या पास करो, एसआर पास करो, आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर प्रॉपर वैसे फॉलो करो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही एसआर पास होता है तो आरओसी को बताने का, वापस से बता रही ये मीटिंग, ये है शोल्डर की मीटिंग, इस शोल्डर मीटिंग में मैंने एसआर पास किया, दैट मींस कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने वोट किया, 75% लोगों ने हाँ बोला। तो मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट बना लिया, पेपर बना लिया, उसमें लिखा है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास हमारी कंपनी ने कर लिया है। तो ये डॉक्यूमेंट पेपर हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन का। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुझे आरओसी को बताना है, तो आरओसी को बताने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म क्या होता है, MGT 14, MGT 14 को मैं स्पेशल रेजोल्यूशन इसमें अटैच करूंगी और किसको सेंड करूंगी, आरओसी को। कितने दिन के अंदर दूंगी, 30 डेज। ये सारी चीजें जब हम बदल रहे थे अपना नेम उस टाइम भी पढ़कर गए थे तुम लोग, है ना। तो विद इन 30 डेज, 30 डेज कहां से, जब भी इस मीटिंग में क्या पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। सीएस के पास कितने दिन का समय है, 30 दिन का समय है। इन 30 डेज में उसे क्या करना है, आरओसी को बताना है। कैसे बताएगा, एमजीटी एक फॉर्म है, दैट वाज एप्लीकेशन, जिसमें पूरी डिटेल बताएगा कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया। क्लैरिटी, पक्का। अब देखो इन्होंने बीच बीच में दिया है कि शोल्डर का रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं, वो डॉक्यूमेंट कैसे बनता है ये बताया, बट इन सारी चीजों को अभी थोड़े टाइम के लिए स्किप करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी कि कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अभी बस ये समझो कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होता है तो उसका एक रिटन प्रूफ बनाना होता है, ये उन्होंने रिटन प्रूफ दे रखा है जो अभी मैं स्किप करूंगी। क्लैरिटी है। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या है लिखा उसने, बस एसआर है। मुझे बताओ डीम्ड है ना, बीआरबी तो होगा, बिना डायरेक्टर की परमिशन क्या डायरेक्ट शोल्डर की परमिशन लगेगी, नहीं। तो पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, दूसरा क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, खत्म, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या चेंज करना है, कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज इन्होंने कहा रुको कैपिटल क्लॉज चेंज कर सकते हैं, हाँ हो तो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले टाइप तो समझ लो। कैपिटल क्लॉज को चेंज करने से पहले आप उनके टाइप समझो, क्या क्या टाइप होता है। क्या ऑथराइज कैपिटल जानते हैं, क्या होता है ऑथराइज कैपिटल, जरा बताओ। मैक्सिमम आपकी कंपनी कितना है ना इशू ला सकती है। क्या ऑथराइज कैपिटल, मैंने अपना लाइफ टाइम अभी 1 करोड़ किया है, मुझे करना है भैया 2 करोड़, हाँ चेंज कर सकती हूँ।
पहले 1 करोड़ के हिसाब से आरओसी को फीस दी थी, अब क्या करूंगी 2 करोड़ करूँ तो 2 करोड़ के हिसाब से फीस दूंगी। जितनी बार आरओसी से बात करूंगी, आरओसी को फाइल करूंगी, दैट मीन्स आपको क्या देनी पड़ेगी, फीस। पहले 1 करोड़ के हिसाब से फीस दी थी, अब ऑथराइज कैपिटल बदल रही हूँ। इन्होंने कहा आप अपना कैपिटल क्लॉज जब बदलते हो तो समझो कैपिटल क्लॉज में आता क्या क्या है। कैपिटल क्लॉज में आता है ऑथराइज कैपिटल। तो अगर आप ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करोगे दैट मींस आपने अपना कैपिटल क्लॉज ऑल्टर किया है। समझ में आया? हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं कब कब आपका कैपिटल क्लॉज क्या होता है, ऑल्टर होता है। पहली सिचुएशन कब होता है, जब आप ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करोगे। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, कंसोलिडेट लिखा है और क्या लिखा है, डिवाइड। थोड़ा इस कंसेप्ट को समझेंगे। मेरे पास एक शेयर है, मेरे पास एक शेयर है, कितने रुपए का है, 100 रुपए का। मतलब कितने वैल्यू के शेयर्स हैं, 100 रुपए के। मेरे पास 10 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। मतलब टोटल मेरे पास कितने रुपए के हैं, 100। मेरे पास 10 रुपए के कितने सर्टिफिकेट थे, 10। सबको मैंने एक साथ इकट्ठा किया, क्या मैं इसे कंसोलिडेट बोल सकती हूँ, क्या मैं इसे कंसोलिडेट बोल सकती हूँ? मुझे लग रहा है यार इतने सर्टिफिकेट है, 10-10 सर्टिफिकेट को संभालना बहुत मुश्किल है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको क्या कर देती हूँ, एक साथ इकट्ठा कर देती हूँ। दैट वाज कंसोलिडेट कर लिया मैंने कहा कि कंपनी ये 10 सर्टिफिकेट को कैंसिल करो, एक सर्टिफिकेट दो जिसमें सीधा लिखा हो भैया 100 रुपए का है। या फिर मैं कहूंगी मुझे ये सर्टिफिकेट ना आगे चलकर बेचना है और पूरे एक बार में 100 नहीं बेचने, थोड़ा थोड़ा करके बेचना है। तो एक काम करो, जो ये 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट है इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसके ना 10 सर्टिफिकेट बना दो 10-10 रुपए के, ताकि मुझे बेचना थोड़ा सा आसान हो जाए। मुझे 10 रुपए की जरूरत है तो भैया मैंने 10 का एक बेचा, मेरे पास कितने के बचे, 9 सर्टिफिकेट बचे 90 रुपीज के। अब मैंने बस क्या किया, अपने सर्टिफिकेट को कभी कंसोलिडेट कर रही हूँ और कभी क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ ये बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल समझो थोड़ा सा। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, सबसे पहले क्या हुआ, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना। दूसरा क्या किया हमने, कंसोलिडेट किया, या फिर क्या किया, डिवाइड। पूरा का पूरा किया, एनी ऑफ इट शेयर कैपिटल। हो सकता है मेरे 100 के, मैंने बस बोला कि भाई 100 रुपए के जो शेयर्स हैं, ठीक है, उसको एक का 50 बनाओ, बाकी 10-10 बनाओ, 10-10 के 5 बनाओ। या फिर हो सकता है मैं कहूंगी कि भैया मेरे पास तो 10-10 इतने सारे सर्टिफिकेट है, मैं कुछ भी क्लब कर सकती हूँ ना, मेरी मर्जी। मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं जो कंपनी को बोलूंगी, मैं मालिक हूँ। शेयर होल्डर की बातें कंपनी को पूरी माननी पड़ेगी। क्लियर है? चलो, तो इन्होंने यहाँ पे बोला नो कंसोलिडेशन डिवाइडेशन डिवीजन सच रिजल्ट इन चेंज। देखो वोटिंग परसेंटेज में तो कोई चेंज नहीं होगा। पहले मेरे पास 100 रुपए का शेयर था, तो 100 रुपए के पहले भी 100 ही था ना, क्या कुछ चेंज हुआ, मुझे बताओ। पहले कितने रुपए के शेयर थे, 100 के। फिर मैंने उसको सब डिवाइड किया तो कितने हो गए, 100 के। जब ये 100 के हैं तो पहले भी 100 के थे, अभी भी 100 के। क्या मेरा वोटिंग परसेंटेज चेंज होगा, क्या वोटिंग परसेंटेज चेंज होगा, क्या नहीं। जनरल रूल, आपका जो वोटिंग परसेंटेज है वो चेंज नहीं होने वाला। अनलेस अगर आपको चेंज करना है, वोटिंग को कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए आपको ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो आपका कैपिटल होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है। ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज, इंक्रीज लिखा है, डिक्रीज क्यों नहीं लिखा, कम नहीं होता, हमेशा बढ़ाएंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज होना, या फिर आपका शेयर कैपिटल क्या होना, कंसोलिडेट होना, या फिर क्या होना, डिवाइड होना। फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। वापस वापस वापस, पहले मेरे पास 100 रुपए के शेयर्स थे, पहले मेरे पास कितने के शेयर थे, 100 रुपए के। कंसोलिडेटेड फॉर्म में मैंने उसे क्या कर दिया, डिवाइड। तब मेरे पास कितने थे, क्या मेरी वैल्यू बदली, बस सर्टिफिकेट आ गए 10 अलग अलग, ताकि बेचना आसान हो जाए मेरे पास। अभी भी 100 थे, पहले भी 100 थे, अभी भी 100 है। तो जब वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो क्या वोटिंग परसेंटेज में चेंज आएगा, क्या नहीं। उन्होंने बोला वोटिंग में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इनकेस अगर आपको चेंज करना है तो पहले एनसीएलटी की परमिशन, बिना परमिशन के हम वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं देंगे, लंबी डिटेल प्रोसेस है फिर वो। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्या किया हमने, कन्वर्ट किया। क्या कन्वर्ट किया, फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में। एक होता है शेयर और एक होता है स्टॉक, जरा मुझे डिफरेंस बताओगे। वेरी गुड। मेरे पास एक शेयर है, या फिर मैं कहूंगी मेरे पास 10 शेयर है, 10 शेयर को मैंने बोल दिया भैया 10 शेयर का बंच, तो स्टॉक इज बंच। स्टॉक क्या होता है, बंच। इन्होंने बोला कन्वर्ट करो ऑल या एनी ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर्स। आपने अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक में, या फिर उल्टा कर दिया, रीकन्वर्ट किया, स्टॉक को किस में कर दिया भैया, फुल्ली पेड अप शेयर्स में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सब डिवाइड कर दिया अपने शेयर्स को, शेयर अपने एकदम स्मॉलर अमाउंट में कर दिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, 10 को भी और मैंने क्या कर दिया, और छोटा छोटा कर दिया।
मतलब कुछ नहीं, सर्टिफिकेशन को बस मैं बढ़ा रही हूँ ताकि इजीली बेच सकूं, या फिर मुझे लगा नहीं बेचूंगी तो एक बार में बेचूंगी तो कंसोलिडेट कर सकूं। इन्होंने कहा आपने अपने शेयर्स को सब डिवाइड करके एकदम स्मॉलर अमाउंट में छोटी वैल्यू का बना दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, या फिर आपने अपने शेयर्स को क्या किया, कैंसिल कर दिया। शेयर्स को कैसे कैंसिल किया थोड़ा सा समझना। मैं, मेरी कंपनी, तुम लोग मेरी कंपनी के क्या हो, शेयर होल्डर हो, ठीक है। अब इन शेयर होल्डर के हिसाब से मैं आपको क्या देती हूँ बच्चा, डिविडेंड देती हूँ, ठीक है। तुम लोगों से बातें करती रहती हूँ कि भैया हमारी एक मीटिंग है, इस मीटिंग में आ जाना, कुछ लोग बोलते हैं हम आएंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं आएंगे, मतलब कम्युनिकेशन होता जा रहा है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनका अता पता नहीं होता है। आज के टाइम पे ऑनलाइन फिर भी हम ट्रैक कर सकते हैं। बच्चों जब जमाना ऑनलाइन नहीं था, एड्रेस बदल दिया भाई। आज का टाइम मत सोचो, आज तो भैया ईमेल आईडी है आपके पास, फोन नंबर है, लेकिन अगर मैं कहूंगी कोई अगर गुमशुदा हो गया, किसी की डेथ हो गई, कंपनी को कुछ पता नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपने शेयर कैपिटल, उसका जितना भी शेयर कैपिटल होगा वो पहले अपना बेस्ट ट्राई करती है लोगों को पता लगाने का। इनकेस अगर उसे लगता है कि कोई भी शेयर होल्डर नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक टाइम बाद वो अपने शेयर कैपिटल में से उन शेयर्स, जो शेयर्स से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसे क्या करती है, कैंसिल, और उसे डिमिनिश कर देती है उतने अमाउंट को अपने शेयर कैपिटल। भैया ये शेयर कैपिटल है ही नहीं। कुछ एक समय तक वो प्रॉपर फॉलोअप लेगी, लेकिन अगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो वो अज्यूम कर लेगी कि हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। अब ये कहाँ कैसे होती है, इसमें डिटेल एक चैप्टर है। अभी बस ये आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये हेडिंग आई है, क्या हेडिंग आई है कि कैपिटल क्लॉज को चेंज करना, तो पहले ही आपको बता रहे कि भैया कैपिटल क्लॉज में होता क्या क्या है। पहली बात इन्होंने क्या बताई, क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। दूसरा क्या बताया, शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट कर सकते हो तो डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक में, या फिर स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हो शेयर में। डी बोलता है एकदम ही सब डिवाइड करके स्मॉलर अमाउंट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर को कैंसिल डिमिनिश कर सकते हो। ऑल दी अबव, ये सब ऑल्टरेशन डू नॉट रिक्वायर्ड कंफर्मेशन, इन सब में आपको एनसीएलटी की जरूरत नहीं है। एक जगह पे एनसीएलटी की जरूरत पड़ती, कहा, जब कंसोलिडेट और डिवाइडेशन में वोटिंग परसेंटेज आप डिफर करवा रहे हो, सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर चेंज कर रहे हो उसमें वेरिएशन ला रहे हो तो एनसीएलटी की परमिशन, एक्सेप्ट वही ऑल्टरेशन वोटिंग परसेंटेज की उन्होंने बात बोल रखी है। बात समझ में आए, इन सब में एनसीएलटी की परमिशन मत लो, सीधा क्या करो, रेजोल्यूशन पास करके अपना काम कर लो। लेकिन एनसीएलटी से परमिशन तब लेना जब वोटिंग परसेंटेज आपका वेरी होगा। क्लैरिटी है, बोलो। और प्लीज जैसे ही आप पास करोगे रेजोल्यूशन तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, किसको इन्फॉर्म करोगे, आरओसी को। बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान दो, इन्होंने कहा कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन शुड बी फाइल। रेजोल्यूशन लिखा है, किस रेजोल्यूशन की बात हो रही है, किस रेजोल्यूशन की बात हो रही है, किस रेजोल्यूशन की बात हो रही है, स्पेशल की ऑर्डिनरी। जब मैंने ऑल्टरेशन पढ़ाया था ना, उसमें साफ मैंने बोला था कैपिटल क्लॉज एक लौता क्लॉज है जिसमें ओआर पास होगा। जहां सिंपल रेजोल्यूशन लिखा है ना, वहां समझ जाना वो किसकी बात करे, ऑर्डिनरी। जहां स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल इतनी स्पेशल बात है कि उन्हें लिखना ही पड़ेगा, स्पेशल नहीं लिखा है दैट मीन समझ लो क्या है वो, ओआर होता है। हाँ, जरूरत बता रही मैं, समझो। इन्होंने बस बोल रखा है कि जो भी अब नेसेसरी बोला तो उनके रूल्स में जाने का, रूल्स में थोड़ा सा डिटेल में जाने का, और डिटेल में वो सारी बातें लिखी होती है, मतलब आगे पीछे कहीं ना कहीं वो फिर बता देंगे, ऐसा वाला रहता है। क्लैरिटी है। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, किसको चेंज किया हमने, कैपिटल क्लॉज को। बच्चों अगर आप कैपिटल क्लॉज को अगर चेंज करते हो तो ओआर पास होता है कि एसआर। इन्होंने कहा भैया कैपिटल क्लॉज को चेंज करने से पहले हम आपको टाइप्स बता दें। पहला टाइप क्या था, ऑथराइज कैपिटल। दूसरा कंसोलिडेटेड डिवाइडेशन। नेक्स्ट शेयर को स्टॉक में या स्टॉक को शेयर में। देन सब डिवाइड या फिर कैंसिल। इन सब में बोला एनसीएलटी से मत पूछो, एक केस को छोड़कर, वोटिंग पावर अगर चेंज होती है तो। और जब भी रेजोल्यूशन पास होगा तुरंत जाकर किसको देने का, आरओसी को इन्फॉर्म करने का। अब इन्होंने डिटेल में ये सारी प्रोसेस, जो प्रोसेस हम ना अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके कि सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मीटिंग। लेकिन बोर्ड मीटिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग से पहले क्या करना पड़ता है, जो आए थे प्रेजेंट थे वो तो बोले। चलो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी मीटिंग, लेकिन मीटिंग से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या दिया जाएगा, नोटिस। तो सबसे पहला काम क्या है, नोटिस देने का, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि आपकी मीटिंग है, आओ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। फिर जब वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे तब हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर का नोटिस देंगे शेयर होल्डर को, ताकि क्या हो जाए, शेयर होल्डर की मीटिंग। फिर उसमें ओआर एसआर जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पास करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, हेडिंग देखो क्या लिखा है,
सबसे पहले ना अपने आर्टिकल को देख लो, आपके आर्टिकल में आपकी कंपनी ये सारे काम कर सकती है कि नहीं, आर्टिकल में परमिशन है तो काम करने का। फिर वही बोर्ड मीटिंग, फिर नोटिस इश्यू करो एजीएम का, एजीएम में पास कराओ, नोटिस दो, ये सारी चीजें, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें रीड बार बार नहीं कराऊंगी क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। वापस पूरा कंक्लूजन, हम पढ़ रहे मेमोरेंडम को चेंज करना। अगर हम मेमोरेंडम को चेंज करते हैं, क्या नाम बदल सकते हैं? बताओ, नाम बदलते वक्त क्या पास करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। और चलिए सेकंड क्या था? सिचुएशन। सिचुएशन में कितने बाइफर्केशन थे? कितने बाइफर्केशन थे? 4। चलिए सबसे पहले रानी ताल से आधार ताल गए, क्या? ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन। जबलपुर से कहां गए? इंदौर, तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी। अब समझना, पुणे से मुंबई, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रीजनल डायरेक्टर की परमिशन। जबलपुर से पुणे, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट। नेम क्लॉज समझ में आ गया, सिचुएशन क्लॉज समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और कुछ था क्या? ऊपर नेम क्लॉज में गवर्नमेंट भी तो था ना, गवर्नमेंट। चलो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज में और कुछ पूछने की जरूरत है? नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद हमने क्या पढ़ा? पहले लाइबिलिटी आता है कि कैपिटल आता है? लाइबिलिटी आता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या बाय गारंटी या अनलिमिटेड, ठीक है। नेम लिखते जा रही है, ये नेम क्लॉज है, और ये क्या है? सिचुएशन है, और ये क्या था? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? लाइबिलिटी। चलो लाइबिलिटी क्लॉज में क्या पास करना, क्या किया अपन ने? बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, पक्का। अब आ जाओ किसमें, लास्ट वाला कौन सा है? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है? बोर्ड रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब मुझे बताओ ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब कब आया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब कब आया? बस कैपिटल जब आप चेंज करते हो, ऑल्टर करते हो, तब ओआर आता है। क्या ये बात याद रहेगी? बाकी सब में नेम क्लॉज चेंज किया तो क्या आया? एसआर आया। सिचुएशन में एसआर एसआर एसआर, बस फर्स्ट वाली सिचुएशन में नहीं है क्योंकि भैया ये कह रहे रानीताल से आधारताल में शोल्डर को क्या परेशान करने का, बिल्डिंग ही तो बस चेंज करी है, ठीक है। बाकी सब में क्या है? एसआर है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, हम पांचों के पांचों क्या क्लॉज चेंज कर सकते हैं? हाँ। सब में क्या पास होता है? एसआर, एक्सेप्ट 1। क्या सारे के सारे 6 क्लॉज ऑल्टर हो सकते हैं? एक्सेप्शन है। किसमें नहीं हो सकता? सब्सक्रिप्शन। क्लैरिटी है? यहां आपका पूरे से मेमोरेंडम होता है ओवर। क्या मेमोरेंडम कंसेप्ट समझ में आया? अगर मेमोरेंडम समझ में आ गया है तो हम बढ़ेंगे कहाँ? आर्टिकल में। जब हमने मेमोरेंडम पढ़ा था कुछ टेबल थी ABCDE, ये क्या थी जरा मुझे बताओगे? क्या थे ये? शेड्यूल थे, फॉर्मेट थे। ये किस चीज के फॉर्मेट थे? वेरी गुड, वेरी गुड। मेमोरेंडम की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने साफ बोला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो भैया टेबल ए का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग अनलिमिटेड, इन सब के फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बच्चा अब पूरे से मेमोरेंडम खत्म होता है। अब हम समझेंगे क्या? आर्टिकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम होता है कि आर्टिकल? तो सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है? मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम, तो उसका सबऑर्डिनेट क्या है? सप्लीमेंट क्या है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हर जगह आपको यही रिपीटेटिव चीजें आपको आपके मॉड्यूल में दिखेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में। आर्टिकल जो रहता है ये आपका इंटरनल बायलॉज होता है। मेमोरेंडम आपको क्या बताता है? वो 6 क्लॉजेस बताता है। नाम बताता है, पता बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, आपकी लाइबिलिटी, आपका कैपिटल, आपके सब्सक्राइबर बता रहे, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आर्टिकल आपको सारे इंटरनल मैनेजमेंट बताता है।
कैसे कोई कंपनी काम करती है, उसकी इंटरनल चीजें आपको आर्टिकल में दिखेगी। मेमोरेंडम एक पेज का दिख रहा था, 2 पेज का। मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें आप 100 बातें लिख सकते हो, आपकी कंपनी भविष्य में क्या क्या काम करने वाली है, आज कौन कौन काम करने वाली है, तो उसका बस ऑब्जेक्ट क्लॉज लेंदी होता है, बाकी कुछ भी लेंदी नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा होता है, इतने बंडल्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्या बता रहे हो, कंप्लीट प्रोसेस। कोई भी काम होगा तो कैसे होगा, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना तो कैसे होगा, कोई सीएस अपॉइंट होगा तो कैसे होगी, ये सारी डिटेलिंग आपको किसमें दिखेगी, आर्टिकल में। किसी डायरेक्टर को बाहर निकालना है कैसे, किसी कंपनी को मर्जर करना है तो कैसे, ये सारे काम कहाँ लिखे रहते हैं, आर्टिकल। तो किसी भी कंपनी का जो आर्टिकल होता है वो बहुत लेंथी होता है। और आप जो पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो ना, वो किसके लिए पढ़ रहे हो, आर्टिकल के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनीज एक्ट की एक एक बातें जो भी रहती है वो कहाँ लिखी रहती है, आर्टिकल में। कंपनीज एक्ट बोलता है ये कर सकते वो कर सकते, तो ये आर्टिकल में तो लिखा होगा कंपनी ये सब कर सकती है, किस तरीके से करेगी। दैट मीन्स आपका पूरा कंपनीज एक्ट क्या है, आर्टिकल ही पढ़ते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। आर्टिकल एक तरीके से क्या है, इंटरनल बायलॉस या फिर इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। इंटरनली कैसे इनकी वर्किंग होती है। आर्टिकल क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या था, मेमोरेंडम था। ठीक है, आर्टिकल नॉट सुपरसीड, सुपरसीड बोले तो मेमोरेंडम को ओवरराइड, ओवरराइड नहीं कर सकती, मेमोरेंडम पहले ही है। नॉट विथ स्टैंडिंग, वेरी गुड, मेमोरेंडम पहले ही है भैया, आर्टिकल उसका क्या है, सेकंड डॉक्यूमेंट है। इन्होंने कहा मेमोरेंडम फर्स्ट है। मेमोरेंडम एक तरीके से क्या है, सॉरी, आर्टिकल मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट है। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो भैया आर्टिकल ना ऑल्टर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बाय मेंबर्स हो सकता है, शेल्डर हो सकता है, बाय पासिंग। इन्होंने पहले ही बोल दिया आर्टिकल को बदलना है तो क्या करना है, मेमोरेंडम को बदलना है तो क्या, देखो डायरेक्ट एसआर लिखा है ना तो बोर्ड रिजोल्यूशन होगा ही, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे तब शेयर होल्डर बोलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे समझो कि जब मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे थे ना, जब मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे थे ना तो सबके बहुत सारे क्लॉजेस थे, लेकिन जनरली उसमें क्या था, सब एसआर ही बोल रहा था, बस एक जगह ओआर था, कैपिटल क्लॉज। और आर्टिकल बोलता है हर जगह क्या है, हर जगह क्या है, एसआर। मतलब आर्टिकल बदलने के लिए आपको क्या पास करना है, एसआर। ये आपको याद होना चाहिए। क्लैरिटी है, कहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं है, आर्टिकल बदलना है तो आपको क्या चाहिए, एसआर। बहुत डिटेल एक्सेप्शन जाएंगे, वो अभी डेप्थ नहीं बताएंगे, अभी समझो आपको क्या पास करना है, एसआर, दैट्स इट। क्लैरिटी है, चलिए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हम सेक्शन 56 का सब सेक्शन 6 जब पढ़ेंगे तो ये बोलता है जो आर्टिकल है ना, एवरी कंपनी के आर्टिकल का एक मॉडल फॉर्मेट होता है। वो मॉडल फॉर्मेट टेबल्स दे रखे। मेमोरेंडम के कहां से चालू होते थे, ए बी सी डी ई, तो भैया जहां से मेमोरेंडम खत्म वहां से हमारा आर्टिकल चालू, एफ जी एच आई जे। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो भैया चुपचाप टेबल एफ फॉलो करे। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग, नॉट हैविंग, अनलिमिटेड, तो बच्चों ये सब अब है ना आपको याद रखना पड़ेगा किसका क्या फॉर्मेट है। अब एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आते कि ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बस पता होना चाहिए, आप अपने आंसर में से बीच में यूज कर सकते हैं। आर्टिकल समझ में आया, इंटरनल चीजें बताता है। ठीक है, चलिए अब, हाँ ले लो। अब बहुत, हाँ हाँ आंसर में यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल, आर्टिकल में शॉर्ट नोट्स लिखो, मेमोरेंडम में शॉर्ट नोट्स लिखो, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दोगे ना कि आर्टिकल होता है क्या, आर्टिकल का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, टेबल एफ की बात कर रही हूँ। किसकी बात करूँ, टेबल एफ। टेबल एफ क्या था, वापस जाओ, क्या था टेबल एफ। कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे, टेबल एफ। आर्टिकल अगर बनाना है तो उसको कॉपी करो। लेकिन अब समझो, एक तरफ आपकी पब्लिक कंपनी और एक तरफ आपकी क्या है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक प्राइवेट कंसेप्ट समझना। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो और पब्लिक कंपनी के साथ साथ कंपनी के शेयर्स क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपके पास कितने ऑप्शंस है, आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, ये अक्सर मैं आपको बताती थी, खुद का आर्टिकल बना लो। आप एक पब्लिक कंपनी हो, आप एक पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, पब्लिक कंपनी का आर्टिकल या तो आप क्या करोगे, खुद बना सकते हो एंड गेट इट रजिस्टर्ड, आरओसी को बता दो भाई ये है, बना दिया, कस्टमाइज अपना बना सकते हो। या फिर आप कह रहे हो कि नहीं भैया हम नहीं बनाएंगे, इतनी सारी बातें, क्या पता कुछ भूल गए तो बात बात में हम देखते कि ये काम हम तब कर सकते हैं जब आर्टिकल में लिखा हो।
और आर्टिकल हमने खुद से बनाया है और खुद से बनाने में कुछ बातें छूट गई हैं, तो फिर आप खुद से मत बनाओ, टेबल एफ क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। वापस, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो खुद का फ्रेम करो और आरओसी के पास रजिस्टर्ड कराओ, या तो खुद मत बनाओ और टेबल एफ को क्या कर दो, कॉपी। मैं आपको सजेस्ट करूं कॉपी कर लो, ज्यादा अच्छा है। इतनी सारी बातें, कहीं कुछ अगर मिस हो गया कंपनीज एक्ट की बातें, तो भाई है ना, फिर आपको हर बार अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करने जाओगे और आपको दिखेगा अच्छा यार ये आर्टिकल में हम तो लिखना भूल गए थे, तो चलो ऑल्टर करें। ऑल्टर करने में बार बार आरओसी को क्या देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तो फीस लगेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और ऑल्टरेशन करने की प्रोसेस लेंदी है। कैसे करते हो ऑल्टरेशन, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, तुम एज अ सीएस बताओगे, डायरेक्टर को बताओगे कि अरे यार ऐसी ऐसी बातें हुई है, तो डायरेक्टर बोलते चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, मीटिंग करवाते हैं। मेंबर की मीटिंग होगी, मेंबर को मीटिंग में पहले क्या देना पड़ता है, घर पे वाले नोटिस दो। नोटिस में लिखा होगा कि भाई मीटिंग में ना ये बातें डिस्कस होने वाली है, आओ ऑल्टर करने वाले आर्टिकल में ये बात लिखने वाले, फिर यहाँ मीटिंग होगी, सुबह से शाम लगेगी, है ना, वोटिंग हो गए, लंबी चौड़ी प्रोसेस है। तो हर बात बात में क्या करते रहोगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन है। पब्लिक कंपनी को क्या बोला, ऑप्शन, या तो क्या करो अपना खुद का बना लो, या फिर क्या करो टेबल एफ कॉपी करने का। लेकिन जब आप खुद का बनाएंगे वाइल फ्रेमिंग ओन एओए, तो इन्होंने क्या लिख दिया, कंपनी में कॉपी, आप क्या करो पूरा कॉपी कर लो, या फिर क्या कर लो कुछ जो तुम्हें लग रही है कि भाई ये रिलेवेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा भी कॉपी कर सकते हो, या कुछ थोड़ा सा उनका ले लो और अपना खुद का कस्टमाइज बनाओ। बातें समझ में आ रही है? पब्लिक कंपनी के केस में। अब आ जाओ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बोला भैया तुम तो अपना खुद का ही बनाओ। पब्लिक कंपनी को क्या बोला, ऑप्शन, या तो अपना बना लो या तो फॉलो करो। प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, तुम तो छोटी कंपनी हो, तुम तो प्राइवेट कंपनी हो, तुम अपनी चीजों को खुद से कस्टमाइज करो, ज्यादा अच्छा ये। क्योंकि पब्लिक कंपनी के पास तो बहुत सारी पावर होती है ना, वो बहुत सारे काम करती है। प्राइवेट कंपनी के तो वैसे एग्जाम्पशन हो जाती है बहुत सारी चीजें, तो आप अपना खुद का क्या बना सकते हो, कस्टमाइज बना दो, शेल फ्रेम, ठीक है, एंड आरओसी को बता दो। वाइल फ्रेमिंग इट्स ओन, जब वो खुद बनाएगी तो क्या बोला उनको, खुद का बनाना है ना तो फिर कॉपी ही कर लो। मतलब इन्होंने बोला या तो आपको करना है खुद का, तो खुद का बनाने के लिए या तो पूरा का पूरा ले लो, या तो क्या करेंगे, सेम वही ये वाला ऑप्शन बोल रहा है वो कि भाई टेबल एफ को कॉपी कर लो। वाइल फ्रेमिंग इट्स ओन एओ, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपना खुद का बनाती है तो एक बात हमेशा से ध्यान रखना, वो प्राइवेट कंपनी अपनी इन बातों को लिखना ना बोले। अब ये 3 रिस्ट्रिक्शंस याद करो, एक प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शंस होती थी कंपनी की डेफिनेशन। पहला, पहले रिस्ट्रिक्शन था, फिर लिमिटेशन था, फिर प्रोहिबिशन था। लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस किस में था, ट्रांसफर ऑफ शेयर। लिमिटेशन क्या था, मैक्सिमम 200। प्रोहिबिशन क्या था, इनवाइट टू पब्लिक, जनता को इनवाइट कर सकते हो, ये प्रोहिबिटेड था। याद आ रही है वो डेफिनेशन 3? इन्होंने कहा प्लीज अपने आर्टिकल में लिखना मत भूलो। तो कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनी को बोला खुद का बनाओ, और तुम्हें सजेस्ट कर दिया कि खुद बना रहे हो तो मत बनाओ, क्या करो। और पब्लिक कंपनी बोलो तुम्हारे पास ऑप्शन है, खुद का भी बना सकते हो और कॉपी भी, है ना, अडॉप्ट कर लो, टेबल ऑफ हम अडॉप्ट करें। लेकिन प्राइवेट कंपनी को नहीं बोला अडॉप्ट करने को, तुमको सजेस्ट किया जा रहा है इंटरनली कि भाई पूरा रेगुलेशन जो भी दे रखा है ऑलरेडी वो कॉपी करने का, या तो उसमें से कुछ आधा करो आधा कस्टमाइज करो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तुम एज अ सीएस क्या करोगे, कॉपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीजें ना छूटे, बाद बाद में ऑल्टरेशन का नाटक होता है। क्लैरिटी है? चलो आर्टिकल वापस, आर्टिकल वापस, आर्टिकल क्या है कंपनी का, इंटरनल डॉक्यूमेंट, इंटरनल बातें, इंटरनल प्रोसेस, कंपनी कैसे क्या वर्किंग करती है, ये सारी चीजें किसमें लिखी रहती है, आर्टिकल में। अब आर्टिकल के फॉर्मेट्स होते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, सॉरी एफ से होता है ना आर्टिकल का। अब अगर फॉर्मेट पब्लिक कंपनी है तो दो ऑप्शन, और प्राइवेट कंपनी तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो अपना खुद का ही बनाना है, और आप जब खुद का बनाओगे तो कॉपी कर लेने का। क्लैरिटी है? अब फटाफट स्क्रीन में ये सारी बातें, क्योंकि तुम लोग कोर्स समझ चुके हो, तुम्हें सब रिपीटेटिव लगेगा। क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफिक रेगुलेशंस बताता है, कंपनी के ऑपरेशंस बताता है, इंटरनल ऑपरेशंस। यूजुअल मैनुअल होता है एक तरीके से कि कैसे कंपनी काम करेगी। डिफाइन करता है कंपनी का पर्पस, आउटलाइन, मेथोडोलॉजी, किस मेथड से, कौन से मेथड फॉलो करके ये कंपनी काम करने वाली है, डे टू डे टास्क इसमें लिखे रहते हैं क्योंकि इंटरनल है ना ये। फिर क्या लिखा है, हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ, एग्जांपल जैसे मैंने दिया था ना कि डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कैसे हैंडल करना है, मतलब
रिकॉर्ड्स कहाँ किस ऑफिस में रखा होगा, कैसे संभाल के रखा होगा, ये सब कहाँ लिखा रहता है, आर्टिकल में। मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है, ये बात समझ में आ गई है तुम्हें अब। आर्टिकल में सारी डिटेल। डेफिनेशन बताइए उन्होंने आर्टिकल की, उन्होंने कहा कि भैया सेक्शन ना 2 के 5 में और 5 के 1 में कुछ डेफिनेशन दे रखी है। ये क्या बोलता है, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी, जो ओरिजिनली फ्रेम होता है और टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है, सेम जैसे हमने मेमोरेंडम पढ़ा था। 5.1 क्या बोलता है, कंटेन द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंटरनल मैनेजमेंट बताता है। क्लैरिटी है, समझ में आया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिपीटेटिव बातें क्या है, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, किसके, मैनेजमेंट, इंटरनल अफेयर्स। कंटेंट रिपीटेटिव है, ठीक है। दे सबऑर्डिनेट टू, किसका सबऑर्डिनेट होता है, मेमोरेंडम का। कौन आर्टिकल को कंट्रोल करता है, मेमोरेंडम। आर्टिकल क्या होता है, सब्सिडरी होता है, किसका, मेमोरेंडम। अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बताया जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल प्रोसीड टू डिफाइन, आर्टिकल क्या बताता है, इंटरनल चीजें तो क्या क्या बताता है, ड्यूटीज, राइट्स, पावर, जो भी गवर्निंग बॉडी है बिटवीन देम सेल्फ, कंपनी, कंपनी में जितने भी लोग जैसे भी काम करते हैं उनकी पूरी डिटेलिंग ड्यूटी राइट्स गिवन होते हैं। मेमोरेंडम एक तरीके से स्कोप बताता है, पावर्स बताता है कि भैया कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। लेकिन यही अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल क्या बताता है, जो कंपनी काम करने वाली है ना उस काम को कैसे किया जाएगा। जैसे मेमोरेंडम बोलेगा क्या करना है और आर्टिकल बोलेगा कैसे करना है, क्या और कैसे, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कंटेन एनी इलीगल। उन्होंने साफ बोला है कि भाई आप आर्टिकल में ऐसी कोई बातें नहीं लिख सकते जो इलीगल या फिर अल्ट्रा वायरस हो, किसके, मेमोरेंडम। याद करो वो डॉक्ट्रिन हमने पढ़े थे कि भैया सबसे ऊपर तो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के बाद क्या है, मेमोरेंडम, उसके नीचे क्या है, आर्टिकल, उसके नीचे तो भैया छोटू सा डायरेक्टर आ जाता था। साफ इन्होंने बोला मेमोरेंडम के अगेंस्ट भी कुछ नहीं लिखना है और कंपनीज के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना है आपके अपने आर्टिकल में। फिर यहाँ उन्होंने केसेस दिए। अब जो ये केसेस दे रखे ना बच्चा, इसका शॉर्ट वर्जन आपको बता दूं, नहीं फटाफट जरा रीड करो, फर्स्ट केस रीड करो। बच्चों जब मैं बोलती ना पढ़ लो तो पढ़ लिया करो, फोन नहीं चलाया करो, ठीक है। ख्वाहिश, फोन नहीं चलाया करो। अच्छा उसी में पढ़ रहे, सही है यार, स्क्रीन, ठीक है तो फिर ठीक है ना। अब मुझे बुद्धू तो नहीं बना दोगे, कुछ और देख रहे हो, हाँ यही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, सबका कंक्लूजन घिसा पिटा एक ही है, क्या बोल रहा है, आर्टिकल रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट of the affairs of the company, defining the powers of its officer, establish the contract between the company and the member, between the member and interse। ये आपको क्या बोल रहा है, आर्टिकल में क्या लिख रहते हैं, इंटरनल्स, सारी चीजें सेम। फिर क्या लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लॉ नहीं है, ये तो आपने खुद ने बनाया है ना, कस्टमाइज भी बना सकते हो। डू नॉट हैव फोर्स ऑफ लॉ, बस इन्होंने आपको गलत नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज बना सकते हो लेकिन लॉ के अगेंस्ट नहीं लिखना है, लेकिन ये लॉ नहीं है। आर्टिकल बस ध्यान रखना किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आपका आर्टिकल क्या है, इनवैलिड। सब घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं। आर्टिकल जो कंपनी का है वो सबऑर्डिनेट है, किसका सबऑर्डिनेट है, मेमोरेंडम। आर्टिकल क्या बताता है, इंटरनल चीजें। आर्टिकल अगर बियॉन्ड जाता है, किसके बियॉन्ड जाता है, वही एजबरी, नहीं वैसे एजबरी दूसरा कैसे है, ठीक है। आर्टिकल अगर बियॉन्ड जाता है, किसके बियॉन्ड जाता है, कंपनीज के या फिर मेमोरेंडम के, तो क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ, हम नहीं रेटिफाई कर सकते। आपने इलीगल चीजें लिखी है, गलत लिखी है। नाइदर द आर्टिकल नॉर द मेमोरेंडम कैन ऑथराइज एनीथिंग कॉन्ट्रावेंट द कंपनीज एक्ट। भाई कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट तो ना मेमोरेंडम जाएगा ना ही वापस। ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट, फिर क्या है, मेमोरेंडम, फिर क्या है, आर्टिकल। इन्होंने ये बोला भैया देखो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट तो ना ना मेमोरेंडम जाएगा ना आर्टिकल, ये बस यही बता रहे। बात बात में एक ही बात को ये लोग है ना फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर लिखे जा रहे ताकि आपको याद हो जाए, इसके बाद भी अगर तुम लोग को याद नहीं होता है, अरे बाबा, चलो ठीक है। इन केस एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या, कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी बोले तो, एम्बिग्यूटी बोले तो कंफ्यूजन। इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन होता है, किसमें कंफ्यूजन होता है, मेमोरेंडम में, ठीक है, आर्टिकल में, तो दोनों को साथ में रीड करने का। कहीं किसी लॉ में नहीं समझ में आ रहा है आपकी कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, तो कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल, दोनों को साथ में यूज करने का और साथ में ही कंक्लूजन निकालने का। क्लैरिटी है, चलो ये सारे घिसे पिटी बातें एक ही। अब आर्टिकल बन तो गया, बना लिया। पब्लिक कंपनी के पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कस्टमाइज या कॉपी। चलिए, प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, कस्टमाइज ही बनाओ, और तुमको सजेस्ट कर दिया कस्टमाइज में भैया कॉपी कर लो, ठीक है।
अब यहाँ इन्होंने बोला भैया जो भी करोगे रजिस्ट्रेशन तो करोगे, कहाँ बताना है ये बात आपको, आरओसी को बताना है। मेमोरेंडम भेजा था आरओसी के पास, तो आर्टिकल भी भेजना है, ताकि आर्टिकल भेज दो तो उनके पास पुराना आर्टिकल रहेगा और कल को तुम चेंज करोगे तो आरओसी बताएगा तुम्हारा तो ये था और तुम्हारे पास तो भैया चेंज हो गया। अगर आरओसी को भेजोगे नहीं तो कब कितने बार चेंज करेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सारी चीजें रिकॉर्ड में होती है किसके पास, आरओसी के पास, चाहे वो मेमोरेंडम है चाहे वो क्या हो आर्टिकल। ऑल्टरेशन होगा तो वो भी समय समय पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऑल्टरेशन कैसे होता है ये तो आपको क्लियर हो गया ना। चलो वही सारी बातें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहला दूसरा मेमोरेंडम के एंड में सब्सक्राइबर्स होते हैं, साइन करते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल ड्यूली साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इन द प्रिस्क्राइब मैनर, वही एग्जीक्यूटिव बातें। जो आर्टिकल है उसका फॉर्मेट दे रखा है, अब बताने की जरूरत है क्या। कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, मॉडल आर्टिकल को क्या कर सकती है, पूरे से अडॉप्ट कर सकती है। मैंने आपको बताया कैसे क्या अडॉप्ट हो सकता है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इट्स ओन ऑप्शन टू रजिस्टर इट्स आर्टिकल, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। वही पब्लिक कंपनी दो ऑप्शन, या तो खुद का बना दे या फिर भैया क्या कर ले अडॉप्ट करे। चलो इफ आर्टिकल इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपने आर्टिकल रजिस्टर नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपका क्या हो गया है, टेबल एफ अडॉप्ट। चलो ठीक है चलेगा, ये बस एक्स्ट्रा बात है, इंपॉर्टेंट है, ये होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी दे रखा है, ये वाली बातें नहीं दी, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी अगर अपना बनाएगी, प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, अपना खुद का बनाना है, ठीक है मैं उसको करवा रही, मैं न्यू से भी करा रही, दोनों है मेरे पास, ओल्ड न्यू दोनों है, ठीक है। वापस पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं, पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी के पास क्या है, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या, कस्टमाइज बनाएंगे या फिर फॉलो करेंगे। प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, खुद का कस्टमाइज बनाओ, और कस्टमाइज बनाते वक्त क्या करने का, वो थ्री रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन, पक्के से लिखना। अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सबूत है कि भैया आपकी प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि दोनों टेबल एफ फॉलो करेंगे। खुद सोचो, दोनों ने क्या किया, टेबल एफ कॉपी कर लिया, और टेबल एफ किसके लिए बना है, पब्लिक कंपनी के लिए बना है। तो प्राइवेट कंपनी तुमने उसको कॉपी किया है तो रिस्ट्रिक्शन भी ऐड कर लेना, पूरा कॉपी करने के बाद रिस्ट्रिक्शन ऐड कर देना। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं किया तो आपकी कंपनी को पब्लिक ट्रीट किया जाएगा और फिर पब्लिक कंपनी के रेगुलेशंस आप पे फुलफिल हो जाएंगे। पता चला आपने क्या कर रखा है, पब्लिक कंपनी, क्लाइंट आपका प्राइवेट था, आपने टेबल एफ कॉपी कर लिया, रिस्ट्रिक्शन डालना भूल गए, तो भैया आपने अपने क्लाइंट की गलती से कौन सी कंपनी बना दी है, पब्लिक, गए काम से, ठीक है। हाउएवर नथिंग सेक्शन 5 अप्लाई रजिस्टर अंडर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, इन्होंने बस क्या ये सारी बातें पहले प्रीवियस में नहीं थी, अब अमेंड होके इन सारी चीजों में आ गई है, ठीक है। अब कौन सा छूट गया कौन सा है मुझे बताना नए वाले में। चलो इन केस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन इससे पहले पुराने पुराने एक्ट भी थे। इनकेस अगर कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है कब, आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट से पहले, मतलब पुराना। insofar as the registered article of such company do not exclude modify the regulation contained in the model article, उन्हें बार बार अपने आर्टिकल को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप पुराने एक्ट के हिसाब से रहते हो तो पुराने एक्ट के हिसाब से आपका वो सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एप्लीकेबल हो जाएगा। दोज रेगुलेशन आर so far as applicable be the regulation that company in the same manner, हम मान लेंगे कि आपका नए एक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली सारी चीजें फुलफिल हो गई है। बस वो एक्स्ट्रा बातें उन्होंने बोली, क्यों, क्योंकि समय समय पे आपके एक्ट बदलते जाते रहते हैं, अब पुराना का फिर क्या करना है, ये सारी बातें क्लैरिटी है, पक्का पनस, ठीक है। आंखें कुछ और ही बोल रही हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, अलाइनमेंट ऑफ एओ विद द कंपनीज एक्ट, साफ साफ बोल रहा है आर्टिकल में जो कुछ भी होगा एज पर कंपनीज एक्ट होगा, किसी पिटी बातें, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, क्या सेक्शन 6 याद आ रहा है, सेक्शन 6 बोलता है कोई भी काम होगा कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होगा। और आर्टिकल को तो बोला भैया तुम्हारे ऊपर तो पहले मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाना है और फिर तुम्हें कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना, पूरा सेक्शन 6 फिर से आ गया, क्लैरिटी है, यही सारी पावर। एग्जाम्पल देके बोल रहे जैसे आर्टिकल के में पावर दे रखी है, किसकी पावर दे रखी है, डायरेक्टर को क्या करने की भाई, एग्जाम्पल बताओ क्या लिखा है इन्होंने,
आर्टिकल बनाया हमने आईटेक्स का, प्राइवेट कंपनी है, अपने मन से बना सकते हैं, हाँ हमने थोड़ा बहुत फॉलो किया टेबल एफ और हमने अपनी एक नया रूल बना दिया। नया रूल ये बताया कि डायरेक्टर के पास फुल पावर है, किसी भी मेंबर को कभी भी निकाला जा सकता है वापस। डायरेक्टर के पास पावर दे दी, आर्टिकल में लिख दिया, ऐसा क्या लिख दिया, एक्सपेल एनी मेंबर ऑफ द कंपनी अंडर द गिवन कंडीशन। समझा क्या लिखा है? आर्टिकल बनाया हमने और उसमें लिखा कि भैया डायरेक्टर के पास फुल पावर है कि किसी भी मेंबर को निकाला जा सकता है। तो भाई ये तो गलत है ना, कंपनीज एक्ट आपको ये पावर नहीं देता। आप किसी भी मेंबर को कैसे निकाल सकते हो? मेंबर कौन? जिसने पैसा दिया है, शेयर सर्टिफिकेट मिला है। और डायरेक्टर तुम अपने मनमाने तरीके से क्या कर रहे हो, इस शोल्डर को निकाल रहे हो, क्योंकि ये शोल्डर आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करता है, इस कारण से आप निकाल रहे हो। तो कंपनीज एक्ट ऐसी पावर आपको नहीं देता। तो कुल मिला के आपको बस ये बोला जा रहा है, सेम वही बात है, आर्टिकल में आप ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते, कोई ऐसी इलीगल वॉइडेबल बातें नहीं लिख सकते जो कंपनीज एक्ट के भी ऊपर बियॉन्ड जाती है। यही तो बोलता था बार बार अल्ट्रा वायरस। बात समझ में आ रही है? चलो, क्यों? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 यही बातें तो करता है। कंटिन्यू। स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है। इन्होंने बोला भैया ये कंपनी है, कंपनी का भी तो आर्टिकल बना होगा इसका, लेकिन जो इसका आर्टिकल बना होगा ना, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज में ना एक दूसरा लॉ लगता है। ये जो लॉ होता है सेक्रा कहलाता है, सेक्रा, सेबी एक्ट, दूसरे और भी लॉज लगते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज है जो एक कंपनी भी है, इसमें कंपनीज एक्ट भी लगता है और साथ में क्या लगता है, इनका खुद का एक पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट भी लगता है। याद करो सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता था? एप्लीकेबिलिटी। क्या स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज को क्या कंपनीज एक्ट फॉलो करना है? हाँ, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो स्पेशल एक्ट। तो भैया इनका, हमारा कंपनीज एक्ट का आर्टिकल कुछ और बोलता है और इनका खुद का एक्ट कुछ और बोलता है। बातें जब तक दोनों पैरेलली चल रही तो दोनों फॉलो करो, इनकंसिस्टेंट आएगा तो भैया वहां जो बोला गया है वो करना पड़ेगा। सेक्रा सेबी एक्ट बोलता है आर्टिकल में 50 बातें और ऐड करना है, तो भाई इनको करनी पड़ेगी भले वो कंपनीज एक्ट ना बोलता हो। तो सेम फॉलो करो, अगर उसमें एडिशनल एक्स्ट्रा बोला तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, अभी हमने क्या समझा? आर्टिकल समझा, आर्टिकल के फॉर्मेट समझे। अब एक बहुत डिटेल डेप्थ कंसेप्ट, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? एंट्रेंचमेंट का मीनिंग लिख लो। एंट्रेंचमेंट होता है डिफिकल्ट। एंट्रेंचमेंट क्या होता है बच्चों? डिफिकल्ट। इस कंसेप्ट को थोड़ा पहले समझो, ठीक है? डिफिकल्टी है ये कंसेप्ट भी, है ना? चलो समझते हैं। अब हमारी ये प्राइवेट कंपनी है, एंट्रेंचमेंट का मतलब भी डिफिकल्ट है। अच्छा, वापस आ जाएंगे, ठीक है? कंपनीज एक्ट बोलता है, अभी तुमने मेमोरेंडम पढ़ा, उसको ऑल्टर करना पड़ा। मुझे बताओ, नाम बदलना है तो कौन सा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन, यही पढ़ा ना? अगर नाम बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या बोलता है? वोट। कितने की वोट की बात होती है? 3/4, सिंपल भाषा में 75% की वोट। क्योंकि हम एक प्राइवेट कंपनी है, आईटेक्स कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, क्या हम अपना कस्टमाइज बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, हम अपना पूरा कस्टमाइज आर्टिकल बना सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि भाई हमने आर्टिकल में कोई भी काम, तुम समय समय पे जो 75% एसआर करने की बात करते हो ना, कंपनीज एक्ट कोई भी काम करने को लेकर अगर बोलता है एसआर पास करना है, और हमने अपने आर्टिकल में बोलते कि भाई एसआर ना पास कर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 90% की अप्रूवल चाहिए, मैंने ऐसे एग्जाम्पल बनाया। मान लो डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो एसआर पास करना है। एग्जाम्पल बोल रही हूँ, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो क्या पास करना है? एसआर। लेकिन मैंने अपने आर्टिकल में पावर डाल दी, मैंने अपने आर्टिकल में पावर डाली कि नहीं भाई डायरेक्टर को अगर अपॉइंट करना है तो एसआर से काम नहीं चलेगा। कितने परसेंट लोगों के यहाँ चाहिए? 90%। मतलब मैंने क्या किया है, अपने प्रोविजंस को, अपने आर्टिकल को और स्ट्रिक्ट बनाया है। वापस वापस वापस, कंपनी लॉ जो कुछ भी बोलता है उससे भी ज्यादा मैंने इन लॉस को क्या बनाया है? और स्ट्रिक्ट बनाया, स्ट्रिकर बनाया है। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या होता है समझेंगे। एंट्रेंचमेंट एक प्रोविजंस होता है, एंट्रेंचमेंट एक पावर होती है जो कंपनीज एक्ट हर कंपनी को देता है। इस पावर में बोला जा रहा है कि आप अपने मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने के लिए, आप अपने कंपनी की इंटरनल चीजों को अच्छे से चलाने के लिए अपने आर्टिकल में क्या कर सकते हो? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो मतलब आप क्या कर सकते हो? चीजों को और मुश्किल बना सकते हो, चीजों को और डिफिकल्ट बना सकते हो, उन ऑल्टरेशन को, कि कोई भी चीज इजीली ऑल्टर ना हो।
एक्चुअल में एक कंपनीज एक्ट 2013 है और एक कंपनीज एक्ट 1956। 1956 में ऐसी कोई भी पावर नहीं थी, ये सारी पावर आपको कहाँ मिली है, इस एक्ट में दी गई है। दिस इज विजुअली अ न्यू प्रोविजन, ये एकदम नया प्रोविजन है। ये प्रोविजन आपको बोलता है विच वॉज नॉट कंटेंट, पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं था। एक्चुअली ये प्रोविजन बोलता है इट इज ऑलवेज बीन जनरल रूल। जनरल रूल ये है कि कंपनी कैन मेक द लॉ स्ट्रिक्टर, क्या बोल दिया उन्होंने, कंपनी अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस क्या कर सकती है, ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकती है फॉर इटसेल्फ थ्रू इट्स आर्टिकल। तुम खुद नोटिस करो, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, जब भी कोई काम करना होता है तो हम कहते हैं नहीं यार इनसे ये पूछना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कंपनीज एक्ट ने ऐसा क्यों किया, क्यों बोला एसआर, हर जगह तो ओआर बोल सकती थी ना। इन जनरल दुनिया में क्या चलता है, अगर मैं कहूंगी कल टेस्ट लेना है, ये करना है, वो करना है, तो मेजोरिटी से यही होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन जैसा सिस्टम बनाया कि नहीं नहीं, अगर 75% का होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या चाह रही थी, स्ट्रिक्ट करना चाह रही थी, कोई भी चीज आसानी से चेंज ना हो, लोगों की परमिशन लगे, मेंबर्स की परमिशन लगे, तो काम और बेटर होगा। तो ये कह रहे कि भैया जो कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है आप उससे भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट होना चाहते हो। आप बोलोगे नहीं, किसी काम को करने के लिए 90% की अप्रूवल, तो यस 90% की अप्रूवल लग जाएगी। तो अगर अपनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल कस्टमाइज बना रही है, तो वो क्या कर सकती है, अपना क्या कर सकते हैं, इंट्रिंजमेंट प्रोविजंस डाल सकती है। इंट्रिंजमेंट प्रोविजन मतलब क्या, उस प्रोविजन को और स्ट्रिक्ट कर सकती है। कंसेप्ट क्लियर है। इन अ सिंपल वर्ड्स, आर्टिकल कैन प्रोवाइड स्पेसिफाइड प्रोविजन, आप अपने आर्टिकल में खुद से स्पेसिफाइड कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑल्टर, लिख सकते हो कि भाई इसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता बाय सिंपल पासिंग एसआर। मतलब आपको इसे ऑल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी डिसाइड करेगी। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 90% लिया, तो उन्होंने कहा सच स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑल्टर अमेंड ओनली इफ द कंपनी कंप्लाई द कंडीशन, जो कंडीशन मैंने आपको बोली, मेरी कंडीशन एग्जांपल में क्या है 90%, जिससे मैंने क्या बनाया है, अपने अमेंडमेंट को और स्ट्रिक्टर कर दिया। आर्टिकल को कोई भी मुंह उठा के चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि आर्टिकल को ही चेंज करना, मैंने क्या बोल दिया, 75 से काम नहीं चलने वाला, कितने से काम चलेगा, 90% से। कब ये प्रोविजन इंट्रिंजमेंट इन आर्टिकल कब डाला जाता है, हम कह रहे हैं आर्टिकल को चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, 75%, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे 75 की जगह क्या कर देंगे 90, हम चीजों को और स्ट्रिक्ट करें, जो कि अच्छी बात है। हर कोई बात बात में चेंज नहीं करेगा, और शेयरहोल्डर के 90% होगा तो वो काम हो नहीं पाएगा, मतलब सबकी सहमति चाह रहे हैं हम लोग। इन्होंने बोला ये कब होगा, प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट रिफर्ड सब सेक्शन 3 ओनली मेड, इन्होंने कहा कब होगा, जब आपने कंपनी बनाई, न्यू कंपनी, अभी आपने प्राइवेट कंपनी बनाई, तुरंत जब कंपनी बनाते हो उस टाइम पे आप ये प्रोविजन स्ट्रिक्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब कंपनी न्यू बना रहे हो तब डाल दो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, या फिर आप कब बनाओगे, अमेंडमेंट कर कर। मतलब आप कह रहे हो कि आप अपनी कंपनी जब बनाओगे उस टाइम पे डाल दो, ठीक है, क्या डाल दो कि हम स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी आर्टिकल को चेंज ना करे। या फिर आप उस टाइम पे नहीं कर पाए, 2 साल बाद 3 साल बाद आप कह रहे हो कि हमें ये प्रोविजन डालना है ताकि कोई दिक्कतें ना हो, तो उस टाइम पर ये तब करना जब सारे के सारे मेंबर्स क्या करेंगे, अपनी परमिशन देंगे। सारे मेंबर्स देंगे मतलब क्या, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है, रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर, हम डायरेक्टर भी है, हम मेंबर भी है, और तुम लोग सब क्या, ओनली मेंबर्स, और हम है एक प्राइवेट कंपनी। कंपनी जब बनी थी तब मैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं डाल पाई थी, ठीक है, 3 साल बाद मुझे करना है। आज मैं इस मीटिंग में खड़ी हूं और मैं सबसे पूछ रही हूँ, सब लोग अगर हाँ कहेंगे ना कि ठीक है ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल दो, तो मैं डाल सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। मतलब जब कंपनी बनी थी तब हम 3 थे, रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर, तुरंत उसी टाइम डाल देना तो आसान था। अब 3 साल बाद अगर आप कहोगे कि नहीं हमें और स्ट्रिक्टर करना है, तो तुम लोग के ऊपर बेस आ जाएंगे, तुम वो शेयर होल्डर हो। सारे मेंबर, अगर एक मेंबर ने भी अगर क्या बोल दिया, ना बोला, अगर एक मेंबर ने भी क्या बोल दिया, ना बोल दिया, तो हम इंट्रिंजमेंट प्रोविजन डाल ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है। और अगर डाल दिया तो डालने के बाद हम डिसाइड करेंगे 90 करना है, 100 करना है, 80 करना है, 75 करना है, वो फिर आपकी मर्जी है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इंट्रिंजमेंट प्रोविजन कब डाल सकते हैं, टाइम बताओ, फॉर्मेशन के टाइम पर, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी को बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लैरिटी है। और अगर आपकी कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है, तो पॉसिबल नहीं है 100%, तो उसके लिए हमने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी को बोलते हैं भैया तुम्हें, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं ना, अपने लोग में भैया 100%।
एंट्रेंचमेंट। अब अगर आपकी बुक की बात करूंगी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या समझ में आए बताओ। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एक प्रोविजन है जिसमें आप अपने प्रोविजंस को और स्ट्रिक्ट कर रहे हो। आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, जिसमें आप कंडीशन प्रोसीजर को और क्या करते हो, और स्ट्रिक्ट करते हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने अगर एसआर बोल रखा है तो आप उसे और स्ट्रिक्ट कर कर 80 90 100 जो करना है कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अलाउ सर्टेन क्लॉज, इसमें आप अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं। आप चाहो तो कैसी बातें लिख सकते हैं, 100% की अगर अप्रूवल होगी ये सारी बातें लिख सकते हैं, जिसमें माइनॉरिटी शेयरहोल्डर को क्या मिलता है बच्चा, प्रोटेक्शन मिलता है। समझना, इस कंपनी में बैठे सारे लोग, मुझे क्या करना है, कंपनी का नाम बदलना है। नाम बदलने के लिए हमें क्या करना था, 75। मैंने क्या बोल दिया, 75 नहीं, 100% चाहिए, 90% चाहिए, जो भी एग्जाम्पल है ये तो, है ना। 90 चाहिए, 95 चाहिए, 100। लेकिन 9 जब 75 की बात होती है ना, तो वो 25% डिसएग्री वाले जो होते हैं ना, उनका उनका जो इंटरेस्ट होता है ना, हमेशा मारा जाता है। इन्होंने कहा ये काम जो हम कर रहे हैं ना, इससे हम किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है। जब हमने बोला ना 100%, तो भाई एक भी परसेंट की अगर ना है तो ये काम नहीं हो सकता। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब डाला जाता है, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, या फिर आप आर्टिकल को अमेंड करो। लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब लोग की परमिशन, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी है तो एसआर से काम चलेगा। क्लैरिटी है, पक्का। आर्टिकल कंटेन एंट्रेंचमेंट नोटिस टू आरओसी को बताओ, क्योंकि पहले तो पुराना आर्टिकल था तुम्हारा, फॉर्मेशन के टाइम पे बताए तो तुरंत रजिस्टर्ड वही बात है, एंट्रेंचमेंट वाला। लेकिन अगर बाद में किया तो जब भी आपने आर्टिकल को चेंज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को। कितने दिन के अंदर, वही 30 डेज। एग्जिस्टिंग कंपनी है, फाइल करो एमजीटी 14, 30 डेज घिसी बात है। मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल में क्या लिखा रहता है, इंटरनल मैनेजमेंट। आर्टिकल इन्होंने बोला आप चाहो तो क्या करो, एक्सक्लूजन, क्या लिखा है, एक्सक्लूजन, पूरा का पूरा एक्सक्लूड करो या फिर सीधा करो इसे। या तो आर्टिकल का पूरा का पूरा अडॉप्ट करो या फिर छोटा सा एक पार्ट, उल्टे सेंस में लिखा है ना। क्या लिखा है, आर्टिकल में लिखा रहता है अगर आपके कोई प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका क्या होगा। आर्टिकल में लिखा रहता है शेयर कैपिटल का क्या कैसे राइट्स होंगे, मीटिंग कैसे होगी, ये कहाँ लिखा रहता है, आर्टिकल में। शेयर होल्डर की ऐसी मीटिंग होती है, कहाँ लिखा रहता है, आर्टिकल में। ये बस आपको ना कुछ 2 3 बातें बस बोल रहे हैं, ये सब रहता है बच्चा, होता सब कुछ है। ये कुछ एग्जांपल्स देके बस आपको बता रहे हैं। आर्टिकल मस्ट कंटेन सारे के सारे मैटर्स। क्यों ऐसा होता है, ताकि कंपनी का काम कोई भी हैम्पर ना करे, इसलिए आर्टिकल में एवरीथिंग स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी है, बोलो फटाफट हेडिंग बस पढ़ो, क्या लिखा है। इन्होंने कहा आपको आर्टिकल भी समझ में आ गया है और मेमोरेंडम भी समझ में आ गया, क्या सच में आ गया है। मेमोरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट, मेन उसका सबऑर्डिनेट कौन सा होता है, आर्टिकल। मेमोरेंडम बताएगा कंपनी क्या काम करेगी और आर्टिकल बताएगा वो काम कैसे किया जाएगा, इंटरनल एक एक चीज, ड्यूटी राइट स्पेसिफाई करके। अगर मैं दोनों के इंटरप्रिटेशन की बात करूं, आपको यहाँ पे ऐसे छुपे छुपे बहुत सारे केसेस दिख रहे होंगे, क्या ये छोटे छोटे केसेस दिख रहे हैं, ये क्या केसेस दिख रहे हैं। इन सारे केसेस की मैं एक समरी आपको बता रही हूँ। सब समरी घिसी पिटी है, फोटो खींच लेना, पहले अभी कंसेप्ट समझो, ठीक है। होमलेस का केस क्या बोलता है, आर्टिकल शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रमोट बिजनेस इफिशिएंसी। एल साइलेंट होता है, ओके ठीक है। होम्स क्या बोलता है, आर्टिकल आर्टिकल शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रमोट दी बिजनेस इफिशिएंसी। क्यों आर्टिकल बनाते हैं, जरा मुझे बताओ। इंटरनल काम फटाफट हो जाए इफिशिएंट तरीके से, इसीलिए तो। अगर आपको बात पता होगी कि भाई कोई भी काम करना है तो क्या चीज रक्षिता दी से बोलना है, क्या चीज ओमकार भाई से और क्या चीज मुझसे बोलना है, तो आप फटाफट उसी से करोगे। अगर आपको नहीं पता तो डिटेल प्रोसेस टाइम लगता रहेगा। तो कोई भी चीज, कहीं चीज अच्छे से लिखी इसीलिए जाती है ताकि काम क्या हो जाए, सिस्टमैटिक हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा आर्टिकल शुड बी प्रमोट बिजनेस इफिशिएंसी। इफ कोई प्रैक्टिस है कंसिस्टेंटली ऑल दी पार्टीज, हमने बहुत समय से, फॉर एग्जाम्पल 2 4 साल से हमने अपना आर्टिकल बना के रखा है, लोग उसी के थ्रू काम करे जा रहे, इसमें कितने साल हो गए, सेवरल ईयर्स हो गए। कुछ हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए बिजनेस के, आर्टिकल बनाए, और उस आर्टिकल को फॉलो करते करते कितने 2 4 साल हो गए, इट इज कंसिडर, क्या मान लिया जाएगा, वो वैलिड है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कृष्णा स्वामी क्या बोलता है, इफ द रूल्स एंड द आर्टिकल आर अंडरस्टूड एक्सेप्टेड एज अ इंटरनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस,
लॉन्ग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इज टेकन इनटू अकाउंट इंटरप्रिटेटिंग दी आर्टिकल। साफ इन्होंने बोला है कि भाई आर्टिकल इंटरनल चीजें देता है, उसे वैसे ही अंडरस्टूड आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, मेमोरेंडम शुड बी इंटरप्रेटेड लाइक अ एनी लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे किसी दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो, आपको आर्टिकल को भी ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। आर्टिकल भी वही होता है, विथ नो रिजिड रूल। इन्होंने ऐसे कोई बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड कोई रूल फॉलो नहीं करना होता आर्टिकल के लिए। जैसे आप दूसरे अग्रीमेंट पढ़ते हो, दो इंसान के बीच में अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट को रीड करोगे तो भैया आर्टिकल को भी ऐसे रीड करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, फेयर और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन निकालना है, जो भी उन्होंने लैंग्वेज यूज करी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मस्ट बी रीड, दोनों को साथ में रीड करने का। क्यों? कंफ्यूजन अभी पढ़ा था, एम्बिग्यूटी होगी तो दोनों को साथ में रीड करने का, ताकि एम्बिग्यूटी क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, कंफ्यूजन ठीक हो जाए। नेक्स्ट, the memorandum and the article must be read together to supplement each other in case of the ambiguities. The article cannot override, article किसको override नहीं कर सकता, memorandum को। अगर एक्सेप्शन है तो बात अलग है। कुल मिला के मुझे बताओ ये सब क्या बोल रहे थे, मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। कहीं कोई भी कंफ्यूजन तो दोनों को रीड करके कंक्लूजन निकालने का। अगर कोई चीज बहुत समय से चल रही है और कंपनी उसे वैसे ही सिस्टम में चला रही है, तो मान लिया जाएगा वो वैलिड ही है, क्योंकि सही था ना इतने टाइम से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये अलग अलग केसेस से, ये अलग अलग केसेस से उन्होंने ये सारी क्लैरिटी निकाली है। अब आपका होमवर्क, ये क्या लिखा है, क्या डिफरेंस बिटवीन, इन्होंने कितने पॉइंट्स बताए हैं? होमवर्क ये है कि ये 5 तो रीड आपको करना ही है, और बेस्ट ट्राई करना है और भी डिफरेंस जो बुक में दे रखे उसके अलावा और बनाने के, और बुक में ही लिखे होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? डन। क्या क्या, 5 रीड भी करके आने का और एक्स्ट्रा और ढूंढ के लेकर आने का। कल हम इन डिफरेंस बिटवीन को डिस्कस करेंगे, और आज की सभा यहीं समाप्त भी करेंगे। क्लियर है बच्चों? पक्का?